और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में जल का अणु क्या है? तो देखिए ये जल है और यहाँ 2 है, मतलब जल का अणु यहाँ पर 2 है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट अम्ल क्षार तथा लवण का। कुछ 2-3 टॉपिक छूट गया था उसी को। तो आज ये पूरा जो चैप्टर है, सेकंड वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें से क्या-क्या पॉइंट छूटा हुआ था उसको चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले छूटा हुआ है हम लोग का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है। उसके बाद है हम लोग का कि बेकिंग सोडा किस तरह से काम करता है वो। और एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ था हम लोग का क्रिस्टलन का जल। ये 3 टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर में छूटा हुआ है। तो चलिए एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद होगा कि कैल्शियम सल्फेट हिमीहाइड्रेट को कहा जाता है कि नहीं? और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो ये वापस जिप्सम बन जाता है। जिप्सम देख रहे हैं ना, इस तरह से जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम जिप्सम आप लोग को मालूम होगा कि वो हार्ड होता है। जिप्सम का एक रूप कौन सा है? तो मार्बल। घर में देखें ना, जो मार्बल लगाया जाता है वो बहुत हार्ड होता है ना, पूरा पत्थर ही है। तो उसी तरह से ये जिप्सम में बदल जाएगा, है कि नहीं? कहने का मतलब पत्थर बन जाएगा, तो इसलिए वो हार्ड हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब घर में भी पेरिस किया जाता है, तो जो पाउडर रहता है उसको मिक्स करते हैं, आटा जैसे गूँथ देते हैं और फिर प्लास्टर करने जैसे पूरा दीवार में लगा देते हैं। तो देखिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो हार्ड क्यों होता है? क्योंकि वो जल के साथ में अभिक्रिया करेगा और जिप्सम में बदल जाता है। तो इस यही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ में अभिक्रिया करके वापस जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है? तो देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, ये जल हुआ और दोनों अभिक्रिया किया, बनाया ये जिप्सम। और हार्ड हो गया। हार्ड क्यों हुआ समझ में आया होगा, क्योंकि ये जिप्सम है और जिप्सम मतलब समझिए मार्बल। तो मार्बल कितना हार्ड होता है देखें ना, तो इसलिए ये भी हम लोग का क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से ये जिप्सम का क्रियाविधि या तो जिप्सम जल के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा का क्रियाविधि। तो आप लोग बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है? तो खाना को मुलायम करने के लिए और इसको फुलाने के लिए होता है। तो बेकिंग सोडा को अगर हम जल के साथ में मतलब मिलाएँगे तो उसमें कुछ बहुत नमी आ जाता है। उसके बाद जैसे उसको गर्म करेंगे ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खाना को या कोई भी जो पकवान है उसको फुला देता है और मुलायम कर देता है। यही चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब खाद्य पदार्थ में बेकिंग सोडा डाला जाता है तो जल के साथ नम हो जाता है। फिर पकवान को पकाने पर गर्मी मिलते ही यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड ही पकवान को फुला देता है और खाना नर्म हो जाता है। इसका अभिक्रिया आप लोग का यहाँ पे जगह नहीं था, इसके चलते यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग ये जो अभिक्रिया है ना, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग का क्या है? खाने वाला सोडा है ना? इसमें जल के साथ में थोड़ा-सा मिक्स हुआ, नमी हो गया, उसके बाद ये हीट चिन्ह है। हीट क्या दिखाता है? मतलब ये डेल्टा चिन्ह है, तो डेल्टा दिखाता है हीट को। तो जैसे ही ये मिक्स हुआ उसके बाद इसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, सॉरी सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है? तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो पकवान को क्या करेगा? फुला देता है। तो आप लोग ये जो अभिक्रिया है ना, ये इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, है कि नहीं? अब आइए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्रिस्टलन का जल। तो क्रिस्टल मतलब क्या? तो क्रिस्टल मतलब होता है वैसा पदार्थ जो दाना-दाना होता है। जैसे आप लोग चीनी देखे होंगे वो दाना-दाना रहता है ना? नमक भी दाना-दाना होता है। उसी तरह से कॉपर सल्फेट देखिएगा तो वो भी हम लोग का दाना-दाना होता है। तो कोई भी चीज़ दाना-दाना रहता है तो उसी को कहते हैं हम लोग क्रिस्टल। अब क्रिस्टलन का जल मतलब ये हुआ कि उस क्रिस्टल में कितना जल का अणु है ना? एक बार फिर से सुनिए, क्रिस्टलन का जल का मतलब हुआ कि उस क्रिस्टल में कितना जल के अणु है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस क्रिस्टल में जल का अणु कैट है, देखिए जल यहाँ है, जल का अणु 10 गो है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का क्रिस्टलन का जल कितना हुआ? 10 हुआ। इसी तरह से ये जो क्रिस्टल है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये सोडियम कार्बोनेट है ना, शायद इसको हम कैल्शियम पढ़ दिए थे। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में क्रिस्टलन का जल 10 गो हो गया और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में जल का अणु कैठ है? तो देखिए ये जल है और यहाँ 2 है, मतलब जल का अणु यहाँ पर 2 है। तो इसलिए इस क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल हो गया हम लोग का 2। इसी तरह से यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इस क्रिस्टल में जल का अणु कितना है? तो 2 देखिए आधा है 1/2, इसलिए इस क्रिस्टल का क्रिस्टलन का जल कितना हुआ? 1/2।
तो इस तरह से हम लोग का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का अन्य जितने भी वीडियो है उसको देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ क्लास 10 में फिजिक्स में जो भी चीज़ पढ़ना हो उस सभी का वीडियो आप लोग को बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ जाइए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।